वेलकम टू लीगल लेंस बाय एडवोकेट मोनिका शिवाज यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे सेक्शन 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सेक्शन 6 के हेडिंग को समझते हैं। इस सेक्शन का फोकस है एक्यूज्ड के बिहेवियर और इंटेंशन पर। मोटिव का मतलब होता है क्राइम करने की वजह। कोर्ट ये देखती है कि एक्यूज्ड के पास ऑफेंस कमिट करने का रीजन क्या था। मोटिव कन्विक्शन के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये एक रेलिवेंट फैक्ट होता है। प्रिपरेशन का मतलब होता है ऑफेंस से पहले की गई प्लानिंग, जैसे वेपन अरेंज करना या कोई स्टेप लेना। प्रिपरेशन से ये क्लियर होता है कि ऑफेंस प्लान्ड था, एक्सीडेंटल नहीं था। प्रीवियस कंडक्ट का मतलब होता है ऑफेंस से पहले एक्यूज्ड का कैसा बिहेवियर था। इससे कोर्ट को एक्यूज्ड का मेंटल स्टेट और इंटेंशन समझने में हेल्प मिलती है। सब्सिक्वेंट कंडक्ट का मतलब होता है ऑफेंस के बाद एक्यूज्ड का बिहेवियर, जैसे एब्सकॉन्ड करना, एविडेंस हाइड करना या फॉल्स एक्सप्लेनेशन देना। ये कंडक्ट कोर्ट को गिल्ट या इनोसेंस का इंडिकेशन देता है। इसलिए सेक्शन 6 के अंदर मोटिव, प्रिपरेशन और ऑफेंस से पहले और बाद का कंडक्ट कोर्ट के लिए रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं। सबसेक्शन 1 देखते हैं। एनी फैक्ट इज रिलीवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट्स अ मोटिव और प्रिपरेशन। इसका मतलब है कोई भी फैक्ट रेलिवेंट होगा अगर वो मोटिव दिखाता है या प्रिपरेशन को प्रूव करता है। फॉर एनी फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट, ऐसा मोटिव या प्रिपरेशन जो डायरेक्टली फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड हो या किसी रेलिवेंट फैक्ट से कनेक्टेड हो। ये कह रहा है कि अगर कोई फैक्ट एक्यूज्ड के मोटिव या प्रिपरेशन को शो करता है और वो फैक्ट केस के मेन इशू से कनेक्टेड है, तो वो फैक्ट कोर्ट में रेलिवेंट माना जाएगा। Subsection 2. The conduct of any party or of any agent to any party to any suit or proceeding. केस में जो पार्टी इन्वॉल्व है या उस पार्टी का एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव, उनका बिहेवियर इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग, उनका कंडक्ट उसी केस या प्रोसीडिंग से रिलेटेड होना चाहिए। रैंडम बिहेवियर काउंट नहीं करेगा। और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू देयर इन और रेलिवेंट देयर टू, मतलब या फिर उनका बिहेवियर फैक्ट इन इशू या किसी रेलिवेंट फैक्ट से कनेक्टेड होना चाहिए। एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एन ऑफेंस अगेंस्ट होम इज द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग। सिर्फ एक्यूज्ड का नहीं, विक्टिम का कंडक्ट भी रेलिवेंट हो सकता है अगर ऑफेंस उसके अगेंस्ट हुआ हो। इज रेलिवेंट इफ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंसर और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, मतलब ऐसा कंडक्ट तब रेलिवेंट होगा जब वो फैक्ट इन इशू को इफेक्ट करता हो या वो फैक्ट इन इशू से इफेक्ट हुआ हो। एंड वेदर इट वॉज प्रीवियस और सब्सिक्वेंट देयर टू, मतलब ये कंडक्ट क्राइम से पहले का हो या क्राइम के बाद का हो, दोनों ही रेलिवेंट हो सकते हैं। ओवरऑल ये कह रहा है कि पार्टी, एजेंट या विक्टिम का कंडक्ट अगर वो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से कनेक्टेड हो तो कोर्ट के लिए रेलिवेंट होता है, चाहे वो कंडक्ट ऑफेंस से पहले का हो या बाद का। नाउ एक्सप्लेनेशन 1 देखेंगे। द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स, मतलब सेक्शन 6 में जो कंडक्ट वर्ड यूज हुआ है उसमें सिर्फ बातें या स्टेटमेंट्स इंक्लूड नहीं होती। सिर्फ कह देना या बोल देना कंडक्ट नहीं माना जाता अनलेस दो स्टेटमेंट्स accompany एंड एक्सप्लेन एक्ट्स अदर देन स्टेटमेंट्स तभी कंडक्ट का पार्ट बनेंगी जब वो किसी एक्चुअल एक्ट के साथ हो और उस एक्ट को एक्सप्लेन कर रही हो। मतलब सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक्शन plus words together. But this explanation is not to affect the relevancy of statements under any other section of this अधिनियम। ये explanation सिर्फ section 6 तक limited है। इसका मतलब ये नहीं कि statements बाकी sections में irrelevant हो जाती है। स्टेटमेंट अगर किसी और सेक्शन के अंडर रेलिवेंट है तो वो वहां एडमिसिबल रहेंगी। सेक्शन 6 में कंडक्ट का मतलब सिर्फ बिहेवियर या एक्शन होता है। स्टेटमेंट तभी इंक्लूड होंगी जब वो किसी एक्ट को एक्सप्लेन कर रही हो और ये रूल स्टेटमेंट्स की रेलिवेंसी को बाकी सेक्शन के अंडर इफेक्ट नहीं करता। एक्सप्लेनेशन 2. व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट, जब कोर्ट के लिए किसी पर्सन का कंडक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी उसका बिहेवियर केस से रिलेटेड हो, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग, मतलब उस पर्सन को डायरेक्टली कोई स्टेटमेंट बोली गई हो या उसके सामने और उसकी हियरिंग में कोई बात कही गई हो, विच इफेक्ट सच कंडक्ट इज रेलिवेंट। अगर वो स्टेटमेंट उस पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है या उसके कंडक्ट में चेंज लाती है तो वो स्टेटमेंट भी रेलिवेंट फैक्ट मानी जाएगी। मतलब ये एक्सप्लेनेशन कहता है जब किसी पर्सन का कंडक्ट रेलिवेंट हो तो उस कंडक्ट को इन्फ्लुएंस करने वाली बातें चाहे डायरेक्टली कही गई हो या उसके सामने बोली गई हो, वो भी रेलिवेंट हो जाती है। अब इलिस्ट्रेशन ए को समझेंगे। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, मतलब कोर्ट के सामने केस है कि ए पर बी के मर्डर का ट्रायल चल रहा है। द फैक्ट्स दैट ए मर्डर्ड सी, ये फैक्ट कि ए ने पहले सी का मर्डर किया था, ये कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दैट बी न्यू दैट ए हैड मर्डर्ड सी, मतलब बी को ये बात पता थी कि ए ने सी का मर्डर किया है। एंड दैट बी हैड ट्राइड टू एक्सटॉर्ट money from A by threatening to make his knowledge public,
मतलब बी ने ए को ब्लैकमेल एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की, ये कहकर कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो ए के क्राइम को पब्लिक कर देगा। आर रेलिवेंट मतलब ये सारे फैक्ट्स कोर्ट में रेलिवेंट माने जाएंगे। इस इलस्ट्रेशन में ए का पहले सी का मर्डर करना, बी का उस बात को जानना और उस नॉलेज का मिसयूज करके ए से पैसे मांगना, ये सब ए के मोटिव को एक्सप्लेन करता है, इसलिए ये फैक्ट्स रेलिवेंट होते हैं। इलस्ट्रेशन बी को समझेंगे। ए सूज बी अपॉन अ बॉन्ड फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। ए ने कोर्ट में बी के अगेंस्ट केस फाइल किया है, ये कहकर कि बी ने पैसे देने का बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था। बी डिनाइज द मेकिंग ऑफ द बॉन्ड, मतलब बी इस बात को डिनाई कर रहा है कि उसने कोई बॉन्ड बनाया ही नहीं। द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन द बॉन्ड वाज एलिज्ड टू बी मेड, उसी टाइम पीरियड में जब कहा जा रहा है कि बॉन्ड बनाया गया था। बी रिक्वायर्ड मनी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, मतलब उस वक्त बी को पैसे की जरूरत थी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। इज रेलिवेंट मतलब ये फैक्ट कोर्ट के लिए रेलिवेंट माना जाएगा। इस इलस्ट्रेशन में बी का ये कहना कि उसने बॉन्ड नहीं बनाया और उसी टाइम पर बी को पैसे की जरूरत होना, ये सर्कमस्टांसेस, मोटिव और कंडक्ट को शो करता है। ठीक है, इसीलिए ये फैक्ट रेलिवेंट होता है। बेसिकली जब बॉन्ड डिनाई किया जाता है और उसी वक्त पार्टी को पैसे की नीड थी, तो ये फैक्ट बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी दिखाता है और रेलिवेंट माना जाता है। इलस्ट्रेशन सी, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन, मतलब कोर्ट के सामने केस है कि ए पर एलिगेशन है कि उसने बी को जहर देकर मर्डर किया। द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी, मतलब बी की डेथ होने से पहले का टाइम पीरियड देखा जा रहा है। ए procured poison similar to that which was administered to B, मतलब ए ने उसी टाइप का पॉइजन अरेंज किया था जो बाद में बी को दिया गया। इज रेलिवेंट मतलब ये फैक्ट कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट माना जाएगा। तो यहाँ ए का क्राइम से पहले सेम टाइप का पॉइजन अरेंज करना उसकी प्रिपरेशन और इंटेंशन को क्लियरली शो करता है, इसीलिए ये फैक्ट रेलिवेंट होता है। ओवरऑल ये क्या कह रहा है, कोर्ट सिर्फ क्राइम होने का फैक्ट नहीं देखती बल्कि मोटिव, क्राइम से पहले की प्रिपरेशन और क्राइम से पहले और बाद का कंडक्ट भी देखती है। जो फैक्ट्स इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं वो कोर्ट के लिए रेलिवेंट फैक्ट होते हैं। इलस्ट्रेशन डी, द क्वेश्चन इज वेदर अ सर्टेन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए, मतलब कोर्ट के सामने सवाल है कि क्या जो डॉक्यूमेंट दिखाया जा रहा है वो ए की जेन्युइन विल है या नहीं। द फैक्ट्स दैट नो लॉन्ग बिफोर द डेट ऑफ द एलिज्ड विल, मतलब उस विल की डेट से थोड़ा पहले के टाइम पीरियड को देखा जा रहा है। ए मेड इंक्वायरी इनटू मैटर्स टू व्हिच द प्रोविजंस ऑफ द एलिज्ड विल रिलेट, मतलब ए ने उन मैटर्स के बारे में इंक्वायरी की जो बाद में विल के क्लोज में लिखे गए, एग्जांपल प्रॉपर्टी, हायर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। दैट ही कंसल्टेड एडवोकेट्स इन रेफरेंस टू मेकिंग द विल, मतलब ए ने एडवोकेट से कंसल्टेशन ली विल बनाने के पर्पज से। एंड दैट ही कॉज्ड ड्राफ्ट्स ऑफ अदर wills to be prepared of which he did not approve, मतलब ए ने विल के कुछ ड्राफ्ट्स बनवाए लेकिन उनको फाइनल अप्रूव नहीं किया। आर रेलिवेंट, तो ये सारे फैक्ट्स कोर्ट के लिए रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे। बेसिकली इस इलस्ट्रेशन में विल की डेट से पहले ए का बिहेवियर, इंक्वायरीज करना, एडवोकेट से मिलना और ड्राफ्ट बनवाना, ये सब प्रिपरेशन और इंटेंशन को शो करता है। तो ये सारे फैक्ट्स क्या होते हैं, रेलिवेंट होते हैं। तो कोर्ट सिर्फ फाइनल एक्ट या डॉक्यूमेंट को नहीं देखती बल्कि मोटिव, प्रिपरेशन और ऑफेंस या ट्रांजैक्शन से पहले और बाद का कंडक्ट भी देखती है। जो फैक्ट्स इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं वो कोर्ट के लिए रेलिवेंट फैक्ट्स माने जाते हैं। नाउ इलस्ट्रेशन ई, ए इज एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, मतलब ए पर किसी क्राइम का एलिगेशन लगा हुआ है और वो एक्यूज्ड है। द फैक्ट्स दैट ईदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ और आफ्टर द एलिज्ड क्राइम, कोर्ट ए के कंडक्ट को देखेगी, क्राइम से पहले, क्राइम के टाइम या क्राइम के बाद। A provided evidence which would tend to give to the facts of the case an appearance favorable to himself, मतलब A ने ऐसा एविडेंस क्रिएट या प्रोड्यूस किया जो केस को अपने फेवर में दिखाने की कोशिश करता है। और दैट ही डिस्ट्रॉयड और कंसील्ड एविडेंस, या A ने एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया या छुपा दिया और prevented the presence or procured the absence of a person who might have been witnesses, मतलब या A ने possible witness को कोर्ट में आने से रोका या उनकी absence अरेंज की और stubborn person to give false evidence respecting it, मतलब या A ने किसी को झूठी गवाही देने के लिए इन्फ्लुएंस किया या फोर्स किया, आर रेलिवेंट, मतलब ये सब कंडक्ट कोर्ट के लिए रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे। इस इलस्ट्रेशन में एक्यूज का बिहेवियर, एविडेंस बनाना, छुपाना, डिस्ट्रॉय करना, विटनेस को मैनिपुलेट करना, ये सब क्या है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। ये कंडक्ट एक्यूज की गिल्टी माइंड को इंडिकेट करता है और इसीलिए ये सारी चीजें क्या है, रेलिवेंट होती है। सो कोर्ट सिर्फ ऑफेंस को आइसोलेट करके नहीं देखती बल्कि मोटिव, प्रिपरेशन और क्राइम से पहले और बाद के कंडक्ट को भी कंसीडर करती है। जो फैक्ट्स एक्यूज के इंटेंशन और बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं वो रेलिवेंट फैक्ट्स माने जाते हैं।
इलस्ट्रेशन एफ द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब बी मतलब कोर्ट के सामने इशू है कि क्या ए ने बी को रॉब किया था या नहीं। द फैक्ट्स दैट आफ्टर बी वाज रॉब मतलब ये सब बातें रॉबरी के बाद हुई है। सी सेड इन ए's प्रेजेंस द पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर द पर्सन हु रॉब बी मतलब सी ने ए के सामने ये कहा कि पुलिस आ रही है उस पर्सन को ढूंढने जो बी को रॉब करके गया है। तो ये स्टेटमेंट ए के प्रेजेंस और हियरिंग में बोली गई है। एंड दैट इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स ए रैन अवे इस बात के तुरंत बाद ए वहां से भाग गया। आर रेलिवेंट मतलब ये दोनों फैक्ट्स स्टेटमेंट सुनना और तुरंत भाग जाना कोर्ट के लिए रेलिवेंट फैक्ट्स है। इस इलस्ट्रेशन का ओवरऑल मतलब ये है कि अगर किसी एक्यूज्ड के सामने क्राइम से रिलेटेड कोई बात कही जाए और उसके तुरंत बाद उसका बिहेवियर चेंज हो जाए जैसे भाग जाना तो ये सारी चीजें सब्सिक्वेंट कंडक्ट होती हैं। तो एक का पुलिस का नाम सुनते ही भाग जाना उसके गिल्टी माइंड और कॉन्शियसनेस ऑफ गिल्ट को शो करता है, इसलिए सारे फैक्ट्स रेलिवेंट माने जाते हैं। तो बेसिकली वर्ड्स और उनके बाद का बिहेवियर अगर कनेक्टेड हो तो कोर्ट उस बिहेवियर को इग्नोर नहीं करती। इलस्ट्रेशन जी द क्वेश्चन इज वेदर ए ओज बी 10,000 रुपीज। कोर्ट के सामने जो मेन इशू है वो ये है कि क्या ए पर बी का 10,000 का कर्ज लीगली एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसी फैक्ट को कोर्ट प्रूफ या डिसअप्रूव करना चाहती है। द फैक्ट्स दैट ए आस्क्ड सी टू लेंड हिम मनी यहाँ ये बताया जा रहा है कि ए ने सी से पैसा उधार मांगा। इस फैक्ट से ए की फाइनेंशियल कंडीशन और पैसों की जरूरत दिख रही है। ये डायरेक्टली डेप्थ प्रूफ नहीं करता लेकिन सपोर्टिंग सर्कमस्टांस है। एंड दैट डी सेड टू सी इन ए's प्रेजेंस एंड हियरिंग डी ने जो बात कही वो ए के सामने और उसकी सुनवाई में कही। लॉ के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ए को रिएक्ट करने का मौका मिला। आई एडवाइज यू नॉट टू ट्रस्ट ए फॉर ही ओज बी 10,000 रुपीज। डी ने सीधा एलिगेशन लगाया कि ए पर बी का 10,000 का कर्ज है। ये एलिगेशन ए के सामने किया गया चुपके से नहीं हुआ। एंड दैट ए वेंट अवे विदाउट मेकिंग एनी आंसर। ए ने इस एलिगेशन पर ना इनकार किया ना एक्सप्लेनेशन दी ना प्रोटेस्ट की, बस कोई रेस्पॉन्स दिए बिना वहां से चला गया। तो लॉ में ऐसा बिहेवियर रेलिवेंट कंडक्ट माना जाता है। आर रेलिवेंट फैक्ट्स इस पूरे बिहेवियर को कोर्ट रेलिवेंट फैक्ट मानती है क्योंकि ए का कंडक्ट फैक्ट एंड इशू से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ओवरऑल इस इलस्ट्रेशन का मतलब यह है कि जब किसी पर्सन पर कोई एलिगेशन उसके सामने लगाया जाए और वो बिना डिनाई किए चुप रह जाए या वहां से चला जाए तो लॉ उस साइलेंस और कंडक्ट को इग्नोर नहीं करता। तो ऐसा बिहेवियर एक रेलिवेंट फैक्ट होता है क्योंकि ये फैक्ट एंड इशू को इन्फ्लुएंस करता है। कोर्ट एक्यूज्ड या पार्टी के बोलने के साथ साथ उसके रिएक्शन और बिहेवियर को भी कंसिडर करती है। इलस्ट्रेशन एच द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम। यहाँ कोर्ट के सामने मेन फैक्ट एंड इशू ये है कि क्या ए ने कोई क्राइम किया या नहीं। द फैक्ट दैट ए एब्सकॉन्डेड यहाँ बताया जा रहा है कि ए भाग गया या चुप गया। एब्सकॉन्ड करना मतलब लॉ से बचने की कोशिश करना जो नॉर्मली एक सस्पिशियस कंडक्ट माना जाता है। आफ्टर रिसीविंग अ लेटर ए का भागना रैंडम नहीं था बल्कि एक लेटर मिलने के बाद हुई। तो टाइमिंग यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्निंग ए दैट इंक्वायरी वॉज बीइंग मेड फॉर द क्रिमिनल। लेटर में ए को ये बताया गया था क्राइम के बारे में इंक्वायरी चल रही है और पुलिस या अथॉरिटीज क्रिमिनल को ढूंढ रही है। एंड द कंटेंट ऑफ द लेटर सिर्फ भागना ही नहीं बल्कि लेटर में क्या लिखा था वो भी कोर्ट के लिए रेलिवेंट है क्योंकि वही ए के बिहेवियर का रीजन एक्सप्लेन करता है। आर रेलिवेंट ए का लेटर मिलने के बाद एब्सकॉन्ड करना और उस लेटर का कंटेंट दोनों ही चीजें रेलिवेंट फैक्ट्स मानी जाती है। इस इलस्ट्रेशन का ओवरऑल मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन को ये पता चल जाए कि क्राइम के बारे में इंक्वायरी हो रही है और उसके बाद वो वहां से भाग जाए या छुप जाए तो उसका ये कंडक्ट रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है। तो एक्यूज का बिहेवियर खासकर क्राइम के बाद का बिहेवियर कोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एब्सकॉन्ड करना डायरेक्टली गिल्ट प्रूफ नहीं करता लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है जो फैक्ट एंड इशू को इन्फ्लुएंस करता है। इलस्ट्रेशन आई ए इज एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम इसका मतलब ए पर किसी क्राइम का एलिगेशन लगा हुआ है, आरोप लगा है। बस इतना ही समझना है कि केस स्टार्ट हो चुका है। आफ्टर द कमीशन ऑफ द एलिज्ड क्राइम यानी क्राइम होने के बाद ए ने क्या किया उस बिहेवियर की बात हो रही है। तो ए एब्सकॉन्डेंट ए भाग गया या छुप गया। तो ये बिहेवियर नॉर्मली सस्पिशियस माना जाता है और वॉज इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी और द प्रोसीड्स ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द क्राइम या ए के पास क्राइम से मिली हुई चीज या उससे मिलने वाला पैसा पाया गया और अटेम्प्टेड टू कंसील थिंग्स विच वर और माइट हैव बीन यूज्ड इन कमिटिंग इट या ए ने क्राइम में यूज हुई चीजों को छुपाने की कोशिश की आर रेलिवेंट। तो ये सारे एक्शन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो क्राइम से जुड़े होते हैं इसलिए लॉ में ये रेलिवेंट माने जाते हैं।
तो ओवरऑल इस इलस्ट्रेशन का सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन क्राइम करने के बाद भाग जाए, क्राइम से मिली चीज़ें अपने पास रखे या क्राइम में उस यूज़ हुई चीज़ें को छुपाए, तो ये उसके बिहेवियर को शो करता है। तो लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे बिहेवियर इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बताता है कि पर्सन का कनेक्शन क्राइम से हो सकता है। इसी वजह से ये सारे फैक्ट्स रेलिवेंट माने जाते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रेप्ड। यहाँ जो मेन बात चेक की जा रही है वो ये है कि क्या ए के साथ रेप हुआ था या नहीं। द फैक्ट दैट शॉर्टली आफ्टर द एलिज्ड रेप, मतलब रेप होने के तुरंत बाद ज्यादा टाइम गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए मेड अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द क्राइम। ए ने प्रॉपर कंप्लेंट की, जैसे पुलिस को बताया या अथॉरिटी के पास गए। द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एंड द टर्म्स इन विच द कंप्लेंट वॉज मेड। सिर्फ कंप्लेंट करना ही नहीं बल्कि कैसे सिचुएशन में कंप्लेंट की, किस लैंग्वेज में की, किस वर्ड्स में कंप्लेंट की, ये सब भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आर रेलिवेंट, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मानी जाती है क्योंकि ये इंसिडेंट से डायरेक्टली जुड़ी होती है, ठीक है। द फैक्ट दैट विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट, अब यहाँ एक अलग सिचुएशन बताई जा रही है कि जब कोई ऑफिशियल कंप्लेंट ही नहीं की गई। ए सेड दैट ए हैड बीन रेप्ड, सिर्फ ये कह देना कि मेरे साथ रेप हुआ बिना कंप्लेंट के, इज नॉट रेलिवेंट एज कंडक्ट अंडर द सेक्शन। ऐसा कहना इस सेक्शन के अंडर रेलिवेंट नहीं होता, दो इट मे बी रेलिवेंट एज अ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 26। लेकिन अगर ये बात मरते वक्त कही हो तो वो डाइंग डिक्लेरेशन बन सकती है और तब रेलिवेंट हो जाती है, और एज कॉरोबरेटिव एविडेंस अंडर सेक्शन 160, या फिर ये स्टेटमेंट किसी और एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए यूज हो सकती है। तो ओवरऑल इस इलस्ट्रेशन का सिंपल मतलब यह है कि अगर किसी रेप इंसिडेंट के बाद विक्टिम तुरंत कंप्लेंट करती है तो उस कंप्लेंट का टाइम, सिचुएशन और लैंग्वेज सब इंपॉर्टेंट होता है और लॉ के अकॉर्डिंग उसे रिलेवेंट माने जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ये कहे जाए कि मेरे साथ रेप हुआ और कोई कंप्लेंट ही ना की गई हो तो वो सेक्शन 6 के अंडर कंडक्ट नहीं माना जाता। हाँ, कुछ स्पेशल सिचुएशन में वो बात दूसरे सेक्शन के अंडर रिलेवेंट हो सकती है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 26, ठीक है। तो सिर्फ कहना और प्रॉपर कंप्लेंट करना लॉ में दोनों ही अलग चीजें होती हैं। हम इस सेक्शन का लास्ट इलस्ट्रेशन समझेंगे, इलस्ट्रेशन के। द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज रॉब्ड। इसका मतलब इस केस में जो मेन बात डिसाइड करनी है वो ये है कि क्या ए के साथ रॉबरी हुई थी या नहीं। इसी पॉइंट को प्रूफ डिसअप्रूव करने के लिए बाकी फैक्ट्स देखे जाएंगे। द फैक्ट दैट सोन आफ्टर द एलिज्ड रॉबरी, सोन आफ्टर का मतलब है रीजनेबल टाइम के अंदर, ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए ताकि रिएक्शन नेचुरल माना जा सके। ए मेड अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द ऑफेंस। ए ने प्रॉपर लीगल कंप्लेंट की, सिर्फ लोगों को बताना नहीं होता बल्कि पुलिस या अथॉरिटी को फॉर्मली इन्फॉर्म करना भी होता है। द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एंड द टर्म्स इन विच द कंप्लेंट वाज मेड। लॉ सिर्फ कंप्लेंट को नहीं देखता बल्कि ये भी देखता है कि किस कंडीशन में कंप्लेंट हुई। कहीं डर में तो नहीं हुई, किसी फेयर में आकर, किसी प्रेशर में आकर, कहीं चोट वगैरह, स्ट्रेस, नॉर्मल, ये सारी चीजें, और किस लैंग्वेज या वर्ड्स में कंप्लेंट लिखी गई या बोली गई है। तो ये सब चीजें कंप्लेंट की ट्रुथफुलनेस और सीरियसनेस दिखाती है। आर रेलिवेंट, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स माने जाते हैं क्योंकि ये रॉबरी के इंसिडेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड कंडक्ट दिखाते हैं। द फैक्ट दैट ए सेड ही हैड बीन रॉब्ड, अब यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट की बात हो रही है। ए ने कहा मेरे साथ रॉबरी हुई विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेंट, लेकिन कोई लीगल कंप्लेंट फाइल नहीं की, इज नॉट रेलिवेंट एज कंडक्ट अंडर दिस सेक्शन। सिर्फ बोल देना बिना कंप्लेंट के सेक्शन 6 के अंडर कंडक्ट नहीं माना जाता क्योंकि कंडक्ट का मतलब होता है एक्शन प्लस बिहेवियर, तो सिर्फ बात ही काफी नहीं होती। दो इट मे बी रेलिवेंट एज अ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 26। अगर ए ने ये बात मरते वक्त की होती या डेथ से थोड़ा पहले कही हो और उस बात का रिलेशन डेथ से हो तो वो स्टेटमेंट सेक्शन 26 क्लॉज ए के अंडर डाइंग डिक्लेरेशन बन जाती है और तब वो रेलिवेंट एविडेंस होती है। और एज कोरोबरेटिव एविडेंस अंडर सेक्शन 160, या फिर अगर कोई और स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑलरेडी हो जैसे सीसीटीवी, विटनेस, रिकवरी, है ना, तो एक का पहले कहा हुआ ये स्टेटमेंट सेक्शन 160 के अंडर कोरोबरेटिव एविडेंस बन सकता है, यानी सपोर्टिंग एविडेंस। तो ओवरऑल इस इलस्ट्रेशन का मतलब ये है कि अगर रॉबरी के बाद विक्टिम रीजनेबल टाइम के अंदर प्रॉपर कंप्लेंट करता है तो कंप्लेंट का टाइम, सिचुएशन और वर्डिंग इस सेक्शन के अंडर रेलिवेंट कंडक्ट होता है। लेकिन अगर विक्टिम सिर्फ ये कह दे कि मेरे साथ रॉबरी हुई और कोई कंप्लेंट ना करे तो वो सेक्शन 6 के अंडर कंडक्ट नहीं माना जाता। हाँ, वही स्टेटमेंट कुछ स्पेशल सिचुएशन में सेक्शन 26 के अंडर डाइंग डिक्लेरेशन या सेक्शन 160 के अंडर कॉर्पोरेटिव एविडेंस के रूप में रेलिवेंट हो सकती है।